जी, हेलो दोस्तों, मेरे साथ है प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों का सबको मेरा सलाम नमस्ते। डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें हैं जो बात करना चाहता हूँ। एक तो आज एक तो अमेरिका ने अपनी कैंपेन रोक दी ईरान के ऊपर, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं अमेरिका में कि तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह साहब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, फिर बात भी नहीं करेंगे, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, सो ऑन एंड सो फ़ोर्थ। और इस चीज़ को देख के ज़ाहिर बात है, और एक और चीज़ सामने आई है कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ जो है कोई दिफाई एग्रीमेंट जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन बेसिकली वो जो है वो भी किया है। दूसरा, इंडिया के अंदर पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि शायद अब एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगा, बिकॉज़ ये जो इनको पॉलिटिकल सेटबैक हुआ है इसकी वजह से। और कल इस्तीफ़ा आया और आज राजनाथ सिंह साहब ने हमारे ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दी। हालाँकि हम तो बोलते भी नहीं हैं, खामोश शरीफ लोग हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, कहाँ से शुरू करें? लेट्स टॉक अबाउट ईरान का पहले ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, हाँ। अ, तो देखिए, ईरान का मतलब इट इज़ नॉट क्लियर कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। जब भी कुछ वो करने जाते हैं फिर वो उनके ऊपर पड़ जाता है प्रेशर इसराइल का। तो एक मैं मिसाल देता हूँ, 18 महीने इन्होंने नेगोशिएट किया सऊदी अरब के साथ और न्यूक्लियर डील, और उसको अनाउंस किया, और इसराइलीज़ ने गड़बड़ की, नेतन्याहू ने गड़बड़ की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंडीशन ऐड कर दी, अब्राहम एकॉर्ड्स की। और मुझे लगता है वो 18 महीने की जो मेहनत थी अमेरिकन और सऊदी नेगोशिएटर्स की, वो पूरी ख़त्म हो गई। सो मतलब लाइक द मैन इज़ नॉट इवन, मतलब ऐसा जैसा कि अमेरिका इज़ नॉट अ सॉवरन कंट्री। तो मुझे लगता है कि दूसरे मुल्क क्यों नेगोशिएट करते हैं मिडल ईस्ट के अमेरिका से। इसराइल से नेगोशिएट कर लें और फिर इसराइल को कह दें कि मेमो भिजा दे अमेरिका को, वो सीसी डाल दें उसमें अमेरिका, दैट्स इट। आई मीन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नेगोशिएटिंग विद द यूएस इफ़ इट इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अ सॉवरन कंट्री। तो ये मतलब ये तो मैं सऊदियों से पूछनी चाहिए ना कि सबक कब सीखोगे। जब तक आप, देखिए आपको पता है जेरूसलम हमारा पुराना क़िबला हुआ करता था, फिर हमने वो क़िबला पलट कर मक्के की तरफ हो गया, हुजूर ने नमाज में पलट गए थे। अगर आप मदीना जाए तो वहाँ एक मस्जिद है जहाँ पर लोग उस मंदिर में, खूबा के नाम की मस्जिद है, वहाँ पर वहीं पर चेंज हुआ था खुतबा। मुझे लगता है कि वापस अब गल्फ़ के अरबों के लिए तो वापस जेरूसलम खुतबा बन गया है। खुतबा कह रहा हूँ मैं, क़िबला बन गया वहाँ पे, क़िबला वो जेरूसलम की तरफ हो गया उनको। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द इसराइलीज़। और इसराइलीज़ नहीं चाहते कि देर इज़ एन अग्रीमेंट विद ईरान, वो नहीं चाहते कि ईरान को कुछ पैसे मिले, दे डोंट वांट ईरान टू बी लिफ्टेड फ्रॉम सैंक्शंस। ईरान की कोई भी काबिलियत, मतलब वो बेसिकली चाहते हैं कि ईरान बन जाए सोमालिया जैसा मुल्क या यमन जैसा, टोटली तबाह, इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो और उनके पास वो काबिलियत खुद के पास नहीं है, तो वो अमेरिका के हथियार, अमेरिका की फ़ौज, अमेरिका के पैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें। और दिस इज़ वेरी सिंपल, ऐसी कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं है। तो अब ये जो डील इन्होंने की है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, वो बहुत फंस गए, वो प्रेशर में आ गए, ही डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग, यू नो। और ना तो, और छोड़ नहीं रहा है ईरान, मतलब मान ही रहा है, इतना ये दिन रात बमबारी कर रहे हैं। 13 दिन बमबारी की, उसके बाद से कुछ फ़र्क नहीं आया, और इनका एमिनेशन ख़त्म होते जा रहा है। वो भी एक परेशानी है कि देखिए एट सम पॉइंट अगर ऐसे ही जंग एक आध साल चलते रही तो उसके बाद चाइना के बास्केटबॉल टीम विल टेक ताइवान क्योंकि अमेरिका के पास कुछ रहेगा ही नहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके लड़ने के लिए, क्योंकि ये हथियार अपेरेंटली बनाने के लिए अमेरिका को काफ़ी वक्त लगता है। प्लस दे ऑल्सो नीड द क्रिटिकल मिनरल्स और मैग्नेट्स फ्रॉम चाइना, जो चाइना स्लो कर दे सकता है। तो इट डजंट मेक सेंस। जेडी वैंस और उनके साथ के जनरल केन ने शायद ब्रीफ किया जाके डोनाल्ड ट्रंप को कि
पॉज करो, क्या फ़ायदा। और अब बाद लोग जैसा इंडिया में कहते हैं, जो भी मोदी करे मास्टर स्ट्रोक होता है, तो वैसा यहाँ पे भी लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करे वो मास्टर स्ट्रोक रहता है। तो अब वो रुक गए तो इट्स ए मास्टर स्ट्रोक कि एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा बमबारी शुरू हो जाएगी। जो सबसे बेवकूफ़ लोग हैं वो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट पे बैठे हुए हैं आजकल, जो डोनाल्ड ट्रंप ज़रा भी होप देते हैं कि जंग ख़त्म हो रही है, वो इमीडिएटली मार्केट की ऊपर चढ़ जाती है, तेल की कीमत इमीडिएटली गिर जाती है। जैसा हमें देखा कि कल 102 थी और आज 101 कुछ था कल, आज फिर 97 हो गई है। सो ही इज़ होपिंग के तेल की कीमत, डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग। अगर उनका बस चले तो अगर किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो वो बस विक्ट्री डिक्लेयर करके निकल जाएंगे। ईरान उनको ह्यूमिलिएट करने पे तुला हुआ है। ही देखिए, सुनजू की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अपने जो दुश्मन है उसके लिए एक गोल्डन ब्रिज बनाओ जिससे वो रिट्रीट कर सके। क्रिएट ए गोल्डन ब्रिज फॉर योर एनिमी टू रिट्रीट, यानी इंसेंटिव्स क्रिएट करो कि वो छोड़ के चले जाए जंग। बट ईरान कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा है ट्रंप को। दे वांट टू ह्यूमिलिएट हिम एंड दे आर पेइंग द प्राइस फॉर दैट, जिससे उनके बीच काफ़ी तबाही हो रही है दिन रात। सो दे आर सेइंग कि हम ना तो हॉर्मुज़ छोड़ेंगे, ना आपकी कोई कंडीशन पे मानने के लिए वो तैयार नहीं, अदर देन व्हाट दे हैड अग्रीड फॉर इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलते रहा तो ईरान विल गेट आउट ऑफ एनपीटी, एंड वो जो न्यूक्लियर की जो एटलीस्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो शर्तें थी कि हम नहीं बनाएंगे, दे विल गिव दैट अप ऑल्सो। और मतलब इससे ज़्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए किसी भी मुल्क को टू गो न्यूक्लियर कि आप पे न्यूक्लियर पावर्स मुसलसिल जब दिल चाहे जब आप पे हमला कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, आप 3-4 दिन डोनाल्ड ट्रंप वेट करेंगे कि कोशिश करेंगे, ईरान नहीं मानेगा, फिर क्या होगा, फिर बमबारी करेंगे। फिर तो डॉक्टर साहब एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, दो चीजें बताइएगा। एक जो ज़ेलेंस्की ने रशियन फैक्टर को बीच में डाला है कि रशिया जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और उन्होंने आगे ईरानी शिप को मार दिया। दूसरा डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इज देयर नो अपोजिशन टू डोनाल्ड ट्रंप इन द यूनाइटेड स्टेट्स? क्योंकि डेमोक्रेट्स लीडरशिप को तो मैं देख रहा हूँ नजर ही कोई नहीं है, बंदे ही कोई नहीं है। मीडिया जो है वो कितना को लड़ेगा या क्या होगा? तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? एंड कांग्रेस की पोजीशन तो जितना को डिसेंट कांग्रेस में है स्वाय 4 रिपब्लिकन के, मतलब क्या देखते हैं हम इन दोनों सवालों को प्लीज? तो सेकंड का पहले जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ये जो डेमोक्रेट्स में 2 पार्टीज हो गई हैं। एक बर्नी सैंडर्स की प्रोग्रेसिव विंग है जिसमें ज़ोहरान ममदानी हैं और अब्दुल सईद जो मिशिगन से लड़ रहे हैं, और ये जो नए जीत कर आ रहे हैं, दीज आर ऑल वेरी एंटी इजराइल, एंटी ट्रंप। और जो मेन स्ट्रीम एस्टैब्लिशमेंट है पुराना, जिसमें चक शूमर हैं जो सेनेट के लीडर हैं, हकीम जेफरीज हैं जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, और जो बाइडन के पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के एंथनी ब्लिंकन वगैरह हैं, ये किराए के पिट्ठू है। इनको एपैक और ऑलरेडी इनकी ज़मीर को, इनके जहन को, इनके कॉन्शियसनेस को ख़रीद चुका है। और इज़राइल ये जंग चाहता है, तो डेमोक्रेट्स जो एस्टैब्लिशमेंट में है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं जाते। शपीरो को ले लो आप, जो गवर्नर है पेंसिल्वेनिया का, या फेटरमैन को ले लो, या कृष्णा मूर्ति जो है इंडियन शिकागो से, ये सारे के सारे बिकॉज दे आर प्रो इज़राइल, वो ज़्यादा ट्रंप के ख़िलाफ़ बोल नहीं रही है। तो वो है। और रिपब्लिकन्स तो वो तो है सारे के सारे इज़राइल के जेब में, और काफ़ी नफ़रत उन्होंने ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं सिंस 1979 ईरान के ख़िलाफ़। ईरान टेररिस्ट है। देखिए, जितने भी 2 किस्म के लोग हैं मिडल ईस्ट में, एक जो रेजिस्ट करते हैं अमेरिका को, और दूसरे जो तलवे चाटते हैं। तलवे चाटने वाले अरब हैं
अब मैं उसमें पाकिस्तान को भी ले लेता हूँ। जो रेजिस्ट करते हैं वो ईरान और ईरान के प्रॉक्सी हैं, और कोई नहीं। कभी टर्की चाटता है, कभी कुछ बोलता है, बट अदर देन दैट तो अगर ईरान को ख़त्म कर दे तो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ इन द एंटायर मिडल ईस्ट पूरी तरह। मतलब अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर को उतना पूरी तरह से डोमिनेट नहीं करता जितना वो मिडल ईस्ट को डोमिनेट करेगा अगर फॉर एग्जांपल ईरान बन जाता है इजिप्ट की तरह। सो दैट इज़ द होल पॉइंट कि हमारे ख़िलाफ़ ये रेजिस्टेंस है। हम दुनिया के सबसे बड़ी इकॉनमी है, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, हमारे इतने इंटरेस्ट हैं। देखिए, एक वजह इसकी इसलिए भी है कि डेमोक्रेसी नहीं है मिडल ईस्ट में, और जो लीडरशिप है दे आई डोंट थिंक उनको नेशनलिज्म क्या है समझ में नहीं आता। मुझे लगता है दे आर ट्राइबलिस्ट, दे आर नॉट। मतलब आप देखिए कि जो फॉरेन पॉलिसी इन्होंने परस्यूट की है उससे इनके नेशनल इंटरेस्ट आगे नहीं बढ़े। सऊदी अरेबिया हैज़ रिमेन, कितने साल हो गए, 50 साल हो गए उनके पास तेल की दौलत आते आते। 50 साल में बिल्डिंगें बना ली इन्होंने। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, किंग फैसल लाइब्रेरी है रियाद में। तो मैं जब गया था, मुझे उसके टूर पे ले गए उनके लाइब्रेरियन और एक दो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग थे। मैं आई वॉज द गेस्ट ऑफ द किंग। तो जब मैं लाइब्रेरी गया तो खाली थी, और वो ब्रैग कर रहे हैं कि हमने ये कंसल्टेंसी को हायर किया, इस यूनिवर्सिटी का मॉडल है। वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे थी वो लाइब्रेरी, उसमें अमेरिकन फुटबॉल का स्टेडियम बना हुआ है। सोचो आप, कौन खेलता है अमेरिकन फुटबॉल सऊदी अरब में? क्यों बनाया? बिकॉज दे कॉपीड, आई थिंक बर्कली या किसी को कॉपी मारा तो उस यूनिवर्सिटी में स्टेडियम था। लेकिन जब मैं लाइब्रेरी गया तो लाइब्रेरी खाली थी। कमर, आपने कभी खाली लाइब्रेरी देखी है? आई डोंट मीन बाय बुक्स, रीडर्स नहीं थे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने गूगल पे जाएं और जो करीब में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनका कल दौरा कर लें, स्पेशली छुट्टी के दिन। आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए इन एनी लाइब्रेरी एनीवेयर इन द यूएस। यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लाइब्रेरी। 100 किताबें आप फ्री में उठा सकते हैं, पता है आपको? देयर इज नो लिमिट। जब मैं पहली बार यूएस आया था मुझे हैरत हुई थी, मैंने मेरी गाड़ी की डिक्की भर ली थी गाड़ियों किताबों से, जस्ट टू टेस्ट इट। फिर मैं उसको खाली भी नहीं किया, वैसे ही ले आके दूसरे दिन वापस कर दिया, बिकॉज आई कुडंट बिलीव कि मैं 100 से, अब मैं पीएचडी, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मेरे पास अभी भी यूनिवर्सिटी की शायद 30-40 किताबें यहाँ 4-5 साल से पढ़े हुए। हर साल मैं रिन्यू कर देता हूँ। इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी पर जो किताब है, सी राजा मोहन की जो किताब है, 2 साल से मेरे पास पड़ी हुई है। जस्ट रिन्यू इट एवरी ईयर। पीपल गिव रीड बुक्स। वो लाइब्रेरी में रियाद में कोई भी नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि लाइब्रेरी क्यों खाली, तो उन्होंने कहा छुट्टी का दिन है आज। अरे छुट्टी के दिन ही तो लाइब्रेरी जाते हो आप। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सोसाइटी में वाइटैलिटी नहीं है। अगर सोसाइटी में वाइटैलिटी नहीं है तो आप कितने भी पैसे ले लो, कितने भी आप हथियार खरीद लो, कुछ नहीं होने वाला। यू नो, अगर आपको F-16 के पायलट भी बन गए आप, वो पैशन जिससे अमेरिकन पायलट्स बिकम स्किल्ड एट देयर आर्ट, जिस तरह से इजरायली पायलट, आप कभी नहीं बनोगे, क्योंकि आपको घर जाके पेट भर के खा के सोना है, मुफ्त की कमाई। द होल कंट्री इज बिकम लाइक दैट। तो मैं जब जाता हूँ, देर आर सम कंट्रीज, अगर आप मोरक्को गए तो दिखते हैं आपको स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। इजिप्ट में थोड़ा बहुत नज़र आता है, बट द गल्फ कुछ भी नहीं। देयर इज़ नथिंग देयर इन द गल्फ। नो वंडर वो इसके पीछे उसके पीछे जा रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन। यू नो, दुनिया में और भी दूसरे छोटे मुल्क हैं, वो ऐसे नहीं। सिंगापुर को देख लें आप, कुछ भी नहीं है सिंगापुर में, बट इट इज़ सच ए वाइटल सोसाइटी। ट्रू। तो डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, ये जो ये जेलेंस्की की जो बात कह रहा हूँ मैं, जेलेंस्की इज ट्राइंग टू गेट हिज हेल्प। उसने ईरान के साथ और पंगा भी कर लिया, एक जहाज़ को मार दिया, बंदा मर गया है एक ईरानी।
एंड सो व्हाट इज ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू टेल डोनाल्ड ट्रंप कि रशिया आपके खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए आप हमारी मदद करें. दैट इज़ द होल पॉइंट कि इट इज़ अबाउट दैट. क्योंकि मार्च में ईरान ने 4 CIA बेसिस पे हमला किया, इंक्लूडिंग रियाद में जो सऊदी एम्बेसी है उसके कंपाउंड के अंदर जो CIA का जो इलाका था उसको डायरेक्टली मारा है. सो दे आर सेइंग कि पहले तो कैसा मालूम आपको कि कौन सी बिल्डिंग CIA की है. एम्बेसी का कंपाउंड तो काफ़ी बड़ा है ना वो. सो हाउ डू यू नो विच बिल्डिंग बिलोंग्स टू द CIA, और आप उसको एक्यूरेटली कैसा टारगेट कर रहे हो, कहाँ से आ गई ये टेक्नोलॉजी और ये इंटेलिजेंस. तो जेलेंस्की कह रहा है ट्रम्प को कि ये सारी की सारी इंटेलिजेंस उसको मिल रही है फ्रॉम द रशियंस, और इंडियंस कह रहे हैं कि चाइनीज सैटेलाइट्स की मदद से वो टारगेटिंग कर रहे हैं. इसलिए अब्बास अराक्ची ने वार्निंग भी दी यूक्रेन को, और यूके को भी दिया वार्निंग, क्योंकि अब वो B-1 फाइटर्स वहां से आ रहे हैं. बिल्कुल, ये तो है एक, अब पता नहीं अ, अगर तो ये, वैसे मैंने ट्रम्प की अगले दिन ट्वीट देखी थी, बड़ी कमज़ोर ट्वीट थी कि नहीं मुझे रशिया ये नहीं करेगा, चाइना ये नहीं करेगा, हमें पता है ये वो, तो वो उससे पता चला था कि बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। ब्रीफिंग मिली थी होगी उसके पहले. हाँ, उसको ब्रीफिंग ज़रूर मिली होगी, तभी जाके उसने वो सारा किया. तो डॉक्टर साहब मूविंग ऑन, ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हमसे प्यार करते हैं, इसकी क्या वजह है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे दोस्तों, हमारी असेसमेंट ये है कि इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान रैंट अब और तेज़ बढ़ेगी, और वो इसलिए बढ़ेगी कि बिकॉज उनको पता है कि यार मामलात थोड़े ख़राब हो रहे हैं इंडिया के अंदर. तो आप देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो इजरायलीज़ हैं और अब इंडियंस भी शुरू कर दिए हैं, वो मुसलमानों को के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, तकिया का जिक्र करते हैं. ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको पता नहीं कि तकिया इज़ अ शिया कॉन्सेप्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सुन्नीस. तो जो शिया एक ज़माने में डरते थे क्योंकि उन पे सुन्नियों का जुल्म होता था, दे यूज्ड टू हाइड द फैक्ट कि वो हज़रत अली के चाहने वाले हैं. तो उनके उलमाओं ने उनको इजाज़त दी कि तुम अपनी आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी छुपा लो. तो वो छुपा लेते थे. मस्जिदें, रेगुलर सुन्नियों की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना वगैरह, दे यूज्ड टू हाइड द फैक्ट दैट दे शिया. तो वो तकिया है, वो जो वो सुन्नीस नहीं करते, हमको इजाज़त भी नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ है वो चीज़. तो वो तकिया प्रैक्टिस कर रहे हैं राजनाथ सिंह. इतना शेडी है कि बात जब करते हैं वो अखंड भारत की, इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने 2 साल पहले ये बात कही थी कि हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, ये वो, राइट. तो उनके फॉलोअर्स जो है राजनाथ सिंह के, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह वाह, अब हम हमला करने वाले हैं, कल सुबह उठ के फजर के बाद हम हमला कर लेंगे, पाकिस्तान हमारा हो जाएगा. आई मीन दिस इज़ देयर ड्रीम, राइट. तो आपको चांस मिला था ऑपरेशन सिंदूर में, जो इन्होंने फुस्क हो गया, 100 घंटे के बाद ख़त्म हो गया, राइट. व्हाई डिडंट यू टेक इट? अगर इतने बातें, चांस तो मिल गया था. आपको पता है एक इंडिया के जनरल ने भी ये बात कही थी कि हम ले लेंगे कहकर, ये राजनाथ सिंह के बाद ये भी कहा था. तो राजनाथ सिंह का प्रॉब्लम ये है कि राजनाथ सिंह ने आज से चंद साल पहले एक डायलॉग मारा था जो अब बहुत पॉपुलर हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मिनिस्टर्स रिज़ाइन नहीं करते, ये NDA की सरकार है, UPA की नहीं. UPA यानी जो पहले मनमोहन सिंह की कोalition थी, तो उनके मिनिस्टर्स बहुत रिज़ाइन करते थे ना. ज़रा भी कुछ एक्यूजेशन हो गया करप्शन का वगैरह, इनके तो बिल्कुल टोटली बेगैरत है कि कितना भी आप इनको एक्यूज़ करें, कितना भी फेलियर हो, कुछ भी हो. अभी अजीत डोवल को ही ले ले आप, पहलगाम वॉज ए फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर. इट वॉज ऑल्सो ए सिक्योरिटी फेलियर. 1-1.5 घंटे तक वो मारते रहे, तमाशे करते रहे, हीरोपंती करते रहे कि बताओ, तुम पैंट उतार के बताओ मुसलमान हो नहीं हो, ये हो वो हो. फिर मारा उन्होंने हिंदुओं को कल के पहलगाम में.
कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी दिल्ली में एक अटैक हुआ टेररिस्ट का। सो देयर इज एन इंटेलिजेंस फेलियर आफ्टर इंटेलिजेंस फेलियर आफ्टर इंटेलिजेंस फेलियर, कई सालों से चले आ रहा है। इनफैक्ट नॉट गेसिंग कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या मूड रहेगा इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंस फेलियर। फिर जो निखिल गुप्ता पकड़ा गया वो भी इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं वहाँ पे। देयर नो वन इज लूजिंग देयर जॉब फॉर फेलियर। ठीक है, दिस इज द मोदी गवर्नमेंट का ये एक कल्चर है उनका। तो उसके खिलाफ अभी इतनी बड़ी हार हो गई कि उनको मजबूरन मोदी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने उसको सैक्रिफाइस कर दिया, अपने एजुकेशन मिनिस्टर को। तो अब वो डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी सरकार की फेलियर से। तो दो चीज़ करेंगे वो, या तो पाकिस्तान के ऊपर करेंगे या हिंदू मुस्लिम करेंगे। इनके पास और कुछ है ही नहीं। दे हैव नथिंग। अब वो भी नहीं है कि हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है बोल के वो भी बोलती बंद हो गई है, सिक्स बिगेस्ट हो गया वो। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि लोग पूछेंगे कि आप सिक्स कैसा हो गए। आपने देखा भारत की मीडिया का हाल, इतना बेगैरत, इतनी निकम्मी सरकार मैंने मीडिया कहीं नहीं देखी। उनको टेररिस्ट कह दिया, बी टीम कह दिया टेररिस्ट का, उनको कह दिया कि ये चाइना से फंडिंग आ रही है, उनको कह दिया कि पाकिस्तान इनको उचका रहा है वगैरह वगैरह। एटलीस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया कि फंडिंग बाहर से नहीं आ रही है और उनको जो है सो कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं है। ये दो बार आई थिंक रणधीर जायसवाल ने दो बार ये बातें क्लियर करी एंड गुड फॉर हिम। बट मीडिया तो बहुत ही इन्वेस्टिगेट करने के बजाय वो उल्टा मतलब बहाने बनाती है इस सरकार के लिए। सो अब ये लेके भागेंगे, ये हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान, यही दो ही चीज़ें आते हैं। दोनों एक ही चीज़ के दो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है ये। सो यू गोइंग टू सी अ लॉट मोर। जैसा जैसा इनको इंटरनल सर्वेज जब इनको बताएंगे कि ये जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था उसका असर होने वाला है इलेक्शन पर, तो अब कैसा, हाउ विल यू गेट बैक द हिंदू मिडिल क्लास? बाय गोइंग एंटी मुस्लिम, ये शुरू कर देंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए लॉट मोर। और ये यूनिवर्सिटीज़ गिराएंगे, मस्जिदें गिराएंगे, बुलडोज करेंगे। मतलब सोचो आप, इनकी जो मैसेजिंग है कि देखो हमने कितने मस्जिदें तोड़ दिए, वाह वाह खुश हो जाओ हम वैंडल्स हैं सरकार में, आप हमको वोट दें। यही करेंगे। ये नहीं कह सकते कि हमने आपको जॉब्स दिला दिए। आप 90% इनफॉर्मल जॉब्स हो गए हैं इंडिया में। सोचिए आप, सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर्स है, जिसमें उनको छुट्टी मिलती है, पेंशन मिलता है, हेल्थ केयर मिलती है। बाकी के 90% ऑफ द जॉब्स आर इनफॉर्मल जॉब्स। यानी आपका कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है। दैट इज़ ए ह्यूज क्राइसिस। वो ऐसे ही मिनिस्टर रिज़ाइन हो के पाकिस्तान से और एक जंग लड़के, देखिए जिस तरह से इकोनॉमी स्ट्रक्चर थी पाकिस्तान के लिए, देयर वर मेनी एडवांटेज फॉर ए क्विक एंड शॉर्ट वॉर्स। अब उल्टा हो गया। अब मोदी के लिए देयर आर एडवांटेजेस फॉर ए क्विक एंड शॉर्ट वॉर्स, एक्सेप्ट वो अपनी बोलती बकवास में फंस जाएंगे। वो तो मीडिया करेगी नहीं। मीडिया में हिम्मत थोड़ी है, अर्नब गोस्वामी में दम है कि पूछें कि इतने बातें करते रहते हो, अभी तुमने बात किया, तुमको तो 1 साल पहले चांस मिला था, पाकिस्तान ने दिया था चांस, जंग शुरू हो गई थी, ले लेते जाके जो लेना है, बलूचिस्तान बना देते, जो करना है कर लेते। कुछ नहीं किया, उल्टा ह्यूमिलिएट करवा दिया मुल्क को। हंस रहे हैं सारी दुनिया में लोग, सीज फायर ट्रंप ने कराया कहकर। सो दिस इज, किसी मीडिया में दम नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो लोकल करते हैं चैनल को बंद कर दिया। अब मेरा चैनल इसलिए शायद ब्लॉक किया क्योंकि मैं ये बार बार पूछते रहा ऑपरेशन सिंदूर की सीज फायर वाला, अभी तो तुम लेने वाले थे ना, क्या हुआ? डॉक्टर साहब वो बात ठीक है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि हमारे यहाँ तो कहते हैं जी चलो फौज का किरदार है, फौज है जी वहां, एक बात होती है ना, फौज है जी। उधर क्या है मोदी? नहीं, तो फिर मुझे बताए ना,
फिर एक यूनिफॉर्म वाले में और बगैर यूनिफॉर्म वाले में क्या फर्क है, जबकि वहां पे सिस्टम एक ही तरीके से ऑपरेट कर रहा है। तो फिर ये जो ड्रामा है कि जी वो फौजी हैं, जो मिलिट्री है, जी नहीं हम देखें सिविलियन है, हम नहीं दिमाग नहीं, आप, ये इट इज इसको वर्स, इट इज नॉट द सेम, इट इज वर्स। आपकी पब्लिक इनोसेंस का दावा कर सकती है, जो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, ही कैन से कि मेरा क्या कसूर है बॉस, हमारे पास आज़ादी नहीं है, हमारी मिलिट्री जो डिसाइड करती है वो कर्म को करना पड़ता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमारी मिलिट्री के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में दैट मिडिल क्लास फेलो इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वो बार बार वोट डालता है मोदी के लिए, और मोदी के वोट के, उसके वोट के वजह से मोदी इज एबल टू डू वॉट एवर ही इज डूइंग, एंड द आर्मी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आर्मी को हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। आपको पता है कि सबसे पहले वो इंडोनेशिया में वो जो मिडिल लेवल के बंदे ने कह दिया था ना कि 3 रफाले गिरे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द बैड। देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर वो जंग उनको करना था, अगर मोदी आगे मिनिस्टर्स को कहते जंग मुझे अटैक करना है पाकिस्तान में, गो डू इट, तो व्हाट द इंडियन आर्मी वुड हैव डन, वुड हैव पहले आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को वो अटैक करते थे, फिर आपको अटैक करते थे। लेकिन इन्होंने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में भी मदाखलत की। द इंडियन आर्मी सेइंग कि दे टोल्ड अस हाउ टू फाइट, जैसा ट्रम्प कह रहे हैं, राइट? दे जैसा कोलिन पावल ने आके साफ कह दिया था ना बुश को कि आई विल नॉट फाइट, बट इफ आई एम ऑर्डर टू फाइट देन आई विल फाइट द वे आई विल फाइट। उसने जब वो जनरल था, आई डोंट नो क्लिंटन को या किसी को कहा था कोलिन पावल कि डिसीजन जंग लड़ने का तुम्हारा है, लेकिन कैसा लड़ने का वो मेरा है। द सिविलियन शुड नॉट डिक्टेट अस ऑन हाउ वी शुड फाइट। दिस इज एन इंटरनल डिबेट विच आई डिसएग्री। मतलब आई थिंक दैट के द सिविलियन गवर्नमेंट शुड डिक्टेट बोथ, बट इंडिया की मिलिट्री का जो एक्सप्लेनेशन है कि उनके जो भी नुकसान हुए ऑपरेशन सिंदूर में, वो इसलिए हुए कि पॉलिटिशियंस डिक्टेटेड एवरीथिंग। लेकिन पूरी तरह से हिम्मत नहीं हो रही बड़े बड़े जनरल्स को बोलने की। एक ने कह दिया, वो इंडोनेशिया में वो प्रेजेंटेशन कर रहा था, ही डिडंट रियलाइज कि उसकी कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन विल गो इंटरनेशनल एंड वायरल हो जाएगी। और फिर वो जो CDS क्या कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जो भी बंदा है वो उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, उनके ऊपर मैंने 2-3 शोज भी की, तो उन्होंने सिंगापुर में कह दिया था सेम थिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिया में जो आप कह रहे हैं, आई थिंक द इंडियन citizen is responsible for the decisions made by Modi government. अगर मोदी इस एजुकेशन मिनिस्ट्री को फायर नहीं करते, then the Indian media and the Indian public is responsible for it because they keep electing him. He has no consequence ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो ऐसे ही आएगी ना। डॉक्टर साहब, ये तो जो मीडिया करता है या जहाँ वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस रिग्ड हैं, जो इलेक्शन कमीशन चीज़ें करता है, तो मतलब बहरहाल चलें, ये भी एक लंबी बहस है, इसको किसी दिन करेंगे कि ये किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना देखें, वोट तो दोनों साइड पे डलते हैं, ठीक है, लेकिन कौन हु प्लेज विद द बोथ, बिकॉज मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो सिलसिला वो ये है कि बोथ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स दे हिट ऑन द होप्स, वो उम्मीदों पे हिट करते हैं कि इसने नहीं आना, पहले ही उम्मीद बन जाती है, और बड़ी तादाद में एक बड़ा वोटर जो है ना वो मूव कर जाता है उस साइड पे। और ये हमने देखा है ऐसे होते हुए कि जी इस दफा इमरान खान आएगा, इमरान खान आएगा, दूसरी साइड कहती है ओहो भाई जाने का फायदे को नहीं आया क्योंकि इमरान खान ने आना है, हालांकि उसने आना है या नहीं आना है, एक बड़ा वोट स्विंग कर जाता है वहां पे। सो आई हैव सीन। बट आपके लास्ट इलेक्शन में अगर बैन नहीं होती, PTI बैन होने के बावजूद वगैरह वगैरह, दे परफॉर्म्ड इनक्रेडिबली वेल ना। हाँ मतलब जो उन्होंने जो अच्छा परफॉर्म किया इसमें। हाँ, तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो वो जीत जाते, दैट्स द अजम्पशन ना। हाँ ये भी बात है, हाँ लेकिन हाँ, ये अगर अगर वो नहीं जीतते, फॉर एग्जांपल अहमदी नजाद का जो इलेक्शन सेकंड टाइम हुआ था ईरान में, तो अहमदी नजाद
के वक्त सेकंड इलेक्शन में रिगिंग कर दी थी ईरान की गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। तो मैं एक कॉन्फ्रेंस में था जहाँ पे ये मुद्दा निकला कि भाई अमेरिका ने ज़्यादा शिकायतें क्यों नहीं की। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस का एस्टिमेट था कि वो जीत जाएगा तो उनको समझ में नहीं आया कि उनको रिगिंग करने की क्या ज़रूरत थी, बिकॉज वी वर श्योर कि अहमदीनेजाद विल विन द सेकेंड टर्म इलेक्शन। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स थे वो इट वाज वेरी क्लियर कि इमरान खान वुड हैव वन इट। जेल में अगर वो होते भी है, बट देयर पार्टी इफ दे वर अलाउड टू कैंपेन एज अ पार्टी, वो तो इंडिविजुअल्स जीते ना, वो इंडिपेंडेंस के जीते, बट इफ दे वर अलाउड टू कम्पीट एज अ पार्टी विद देयर ओन पुराना वाला जो उनका जो क्या कहते हैं वो इलेक्शन सिंबल था, देन दे वुड हैव वन। तो वो इलेक्शन तो क्लियरली वाज रिग्ड। अब कह सकते हैं कि ये जो बंगाल का इलेक्शन हुआ है उसके बाद से वी हैव द सेम मॉडल नाउ। लेकिन इंडिया का जो रिगिंग है, आपके पास चोरी बहुत क्रूड तरीके से होती है, यानी रोड पे आदमी को, बंदे को पकड़ के मार के उसके जेब से पैसे लेके उसकी टांग तोड़ देते हो। हमारे पास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है। इलेक्शन कमीशन आता है, लॉ बनाते हैं, इतना एसआईआर देखा आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने वोट चोरी की है। बट द नेट इफेक्ट इज दे आर रॉबिंग यू, बट दे आर डूइंग इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, ताकि वो देयर सम लीगल तो फिर अकाउंटेबिलिटी। देखें यहाँ पे तो ट्रम्प भी कंप्लेन कर रहा है यार पिछले कितने सालों से। वो भी कह रहा है मेरा इलेक्शन, वो तो अगले दिन उसने व्हाइट हाउस की कहा, उसने डिनर पे कहा, उसने कहा मैं तीसरी दफा इलेक्शन जीता हूं, मैंने चौथी दफा जीतना है। देखिए ट्रम्प का सिचुएशन इज सो अजीब है कि ट्रम्प वॉज प्रेसिडेंट 2020 में जब वो इलेक्शन हारा, और जब वो इलेक्शन जीता 2024 में तो बाइडेन वॉज प्रेसिडेंट। तो अगर डेमोक्रेट्स इस सिस्टम को रिग कर रहे हैं तो कैसा हो सकता है? सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रेसिडेंट था, जब डोनाल्ड ट्रंप हार गया, दैट अलोन टेल्स यू कि इलेक्शन आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इन पावर। और जब बाइडेन प्रेसिडेंट था, ट्रंप जीत गया 2024 में। ना सिर्फ ट्रंप जीता, कई स्टेट्स जीते, और जहां जहां 2020 में जहां जहां ट्रंप हारा है ना, जिस स्टेट्स में, वहां रिपब्लिकन्स जीते हैं। यानी लोगों ने जाकर रिपब्लिकन सेनेटर, रिपब्लिकन हाउस को वोट डाला, लेकिन ट्रंप को वोट नहीं डाला, विच मीन्स ही लॉस्ट सम रिपब्लिकन वोट्स। तो जो बात ट्रंप कहता है वो इट इज़ लाइक अ वेरी स्टूपिड, मतलब उसको जो सुनते हैं दे आर ऑल्सो स्टूपिड, बिकॉज वो 60 केसेस किए, 60 के 60 हार गया। और मेनी ऑफ द जजेस वेयर द वंस जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किए हुए जजेस थे फेडरल कोर्ट्स में, इन्होंने जाके हारा है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, वो जो क्वेश्चन जो कर रहा है ना, ही वांट्स टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज वोटर सप्रेशन करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि वोटर्स आए वोट डालने, खास से जो गरीब हैं, जो ब्राउन कलर के हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेइंग कि मैं आइस को भिजा दूंगा। देखिए, अगर आप अमेरिकन सिटीजन भी हैं, पैदाइशी अमेरिकन सिटीजन हैं, अगर आप ब्राउन लगते हैं, आइस कैन किल यू। उन्होंने अभी मारा एक को, बंदे को, ह्यूस्टन में। सो देर इज ए रिस्क ना। तो देर माइट बी लॉट ऑफ ब्राउन पीपल हु आर सिटीजन्स, वो वोट डालने ना जाए। सो दैट इज व्हाट ट्रंप इज ट्राइंग टू डू। ही इज ट्राइंग, वो रिगिंग के बहाने से रिग कर रहा है इलेक्शन को, because he's trying to suppress the vote. चलो देखते हैं कि कहाँ रिगिंग ज्यादा होती है। हर तरफ रिगिंग के चर्चे हैं। तो इस दौर में, given the technology that we have, rigging should be impossible. You know, rigging it should not be possible at all. इसमें देखिए, मास्टर कार्ड कितना जबरदस्त चल रहा है सारी दुनिया में। कोई आइडेंटिटी, कितने केसेस हो रहे हैं थेफ्ट के, वो रिजॉल्व हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं लोग। तो जिस तरह से ये सिंपल चीज़ें, इकोनॉमिक चीज़ें ग्लोबली चलती है, why can't we have the same security system with election? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू। वेलकम कमर साहब।